देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव चौधरी है और मैं बंगाल की खाड़ी का रहने वाला हूं। और आज जिस कहानी से मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं, ये एक ऐसा किस्सा है जो सालों पहले मेरे साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों मैं एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। मैं विदेश या फिर कहीं और से आने वाले लंबे सफ़र वाले यात्रियों को उनके घर तक छोड़ता था। बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा रास्ता भी है जहां पर मुझे 7 दिनों के लिए शिफ्ट दी गई थी। वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते रहते थे जिन्हें घर छोड़ना होता था, इसलिए वहां पर रहकर मेरी भी काफ़ी अच्छी इनकम होने लगती थी और काफ़ी अच्छे से मैं लोगों को छोड़ देता था। लेकिन किसी चीज़ की हकीकत जाने बिना उसको जज करना ठीक नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। पहले तो मुझे उस रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात नहीं था, मगर जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर ड्राइविंग करने लगा तो वैसे वैसे मुझे उसके बारे में काफ़ी चीज़ों का अनुभव होने लगा। और अब मुझे लगातार वहाँ 7 दिन तक काम करना था, तो मुझे काफ़ी सावधानी के साथ रहना था। और इस बात के बारे में मुझे अपने ही साथी बकुल से पता चला। मुझे पता चला कि बकुल कुछ दिनों पहले वहाँ काम करता था, लेकिन उसके साथ थोड़ा अजीब हादसा हो गया और उसने तुरंत उस काम को छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बकुल किस हादसे की बात करना चाहता है, लेकिन उसने मुझे सारी बात नहीं बताई। उसने बस इतना कहकर मुझे नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे बड़े ही सावधानी के साथ काम करना होगा, क्योंकि हम उस रास्ते को जितना सिंपल मानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे कहना क्या चाहता है, लेकिन उसके बाद मैंने उसके इन विचारों में उलझना ठीक नहीं समझा और मैं अपने काम में लग गया। मेरा पहला दिन था और मुझे आज रात को एक डिलीवरी मिली थी। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया था, क्योंकि इस इलाके में मेरा नंबर सबके पास था और जो भी लंबे इलाकों से आता था वो मुझे फ़ोन करके बता देता था कि मुझे टैक्सी लेकर कहाँ पहुँचना है। इस बार जब मुझे पता चला तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए हामी भर दी। मुझे रात के तकरीबन 11:30 बजे डुंडलोड रेलवे स्टेशन के पास पहुंचना था। डुंडलोड नाम का वो रेलवे स्टेशन उस गांव से थोड़ा दूर पड़ता था, करीबन 23 या 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। वो स्टेशन थोड़ा डरावना सा लगता था। जब दिन में मैं उसके पास से गुजरता था तो मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए डर से सहम जाता था, लेकिन कभी भी मैंने इस चीज़ को इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज के नज़रिए से हमेशा से देखता आया था, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान इतनी जल्दी आकर्षित हो जाता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं बार बार उस रेलवे स्टेशन को नज़रअंदाज तो कर देता, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आती, क्या ये रेलवे स्टेशन कोई नॉर्मल रेलवे स्टेशन है या फिर इसके पीछे की सच्चाई किसी से छुपी हुई है। खैर, आज पहला ही दिन था तो मुझे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना था और अब धीरे धीरे वक्त भी हो चला था और मुझे बहुत ही जल्दी उस आदमी को लाने के लिए वहाँ पर जाना था जहाँ पर उसने बुलाया था। वैसे भी जो लंबे सफ़र वाले लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा किराया दे देते हैं। जैसे हम मुँह से बोलते हैं वो तुरंत ही उतना किराया निकाल कर हमारी जेब में डाल देते हैं। इसलिए मुझे एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि आज फिर से मैं अच्छी खासी कमाई कर लूँगा। दिन में भी मैंने काफ़ी डिलीवरीज की थी, जिनकी वजह से मुझे आज काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और वैसे भी इस रास्ते पर आकर एक दिन के अंदर ही मैंने 5 से 6 दिन का जुगाड़ कर लिया था। मैं समझ गया था अगर मैं 7-8 दिन तक यहाँ काम करता हूँ तो 1 महीने की कमाई तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। सच कहूँ तो उस रास्ते से काफ़ी दिन के टाइम काफ़ी लोग आते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर रात होती थी तो वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि इस रास्ते पर कोई परिंदा अपना पर नहीं मार सकता। लेकिन उस रास्ते की कुछ अजीब सच्चाई थी जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस रात तकरीबन 10:30 बजे ही मैं एक रेस्टोरेंट के बगल वाले कमरे से निकल गया था। दरअसल मैं वहीं के एक रेस्टोरेंट के पास एक छोटा सा कमरा रेंट के किराए पर लेकर रहता था और जैसे मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऊपर से मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई थी और जब मैंने बाहर के नज़ारे को देखा तो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन उसके बाद मैं तुरंत ही निकल गया। डर तो अभी भी मेरे जहन में बैठा हुआ था, लेकिन मैं चुपचाप निकला और जैसे मैं अपनी गाड़ी के अंदर सवार हुआ तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बैठते मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं किसी अंधेरी रात के
ऐसी घोर सन्नाटे में आ गया हूँ जहाँ चारों तरफ कीड़ों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसके साथ ही एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों के भीतर जाने लगी। और इस आवाज़ को सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों लेकिन एक अजीब सी चीज़ किसी के होने का एहसास हो रहा था। लेकिन मैंने उसी तरह की इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं पहले करता था। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। अब चूंकि मैं वहाँ से निकल ही चुका था तो मुझे काफ़ी जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैं आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर मुझे जाना था। फिर जैसे मैं इस इलाके में पहुँचा तो ढूंढलोड के उस रेलवे स्टेशन पर अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजते मैंने जब फ़ोन की तरफ देखा तो ये उसी आदमी का फ़ोन था जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर कुछ देर के बाद तो मुझे वहाँ पर किसी की ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर मैंने तुरंत ही उस तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उस तरफ एक ट्रेन आ चुकी थी। जैसे ही वो ट्रेन वहाँ पर दाखिल हुई तो अब मैं समझ चुका था कि किसी ट्रेन के अंदर मुझे वो आदमी नज़र आने लगा है जिसने यहाँ पर मुझे बुलाया था। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में बड़ी सी संदूक लेकर मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था और उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद वो सीधा आकर मेरी गाड़ी के पास पहुंचा और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप ही हो ना जिसको मैंने यहाँ पर बुलाया था। इस बात पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद वो मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उस आदमी ने सबसे पहले मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम रास्ते के बारे में अच्छे से तो जानते हो ना। इस पर मैंने कहा, हाँ साहब जी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी अच्छे से रास्ते को जान चुका हूँ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने फिर से मुझे जवाब देते हुए कहा, देखो रास्ते के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन तुम ये नहीं जानते कि यहाँ पर रात में कैसे ड्राइविंग होती है। ये सुनकर मैं एक बार के लिए थोड़ा हैरान हो गया। उसके बाद मैंने मुड़ते उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, रात में कैसी ड्राइविंग होना, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने उसके सामने बात पेश की तो उसने अपनी गर्दन उठाते हुए कहा, देखो भाई साहब, यहाँ पर रात में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। रात में यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं और रात में इस रास्ते से निकलते वक्त ड्राइविंग करने वाले लोगों की हालत बिगड़ जाती है। कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसकी बात सुनकर एक बार के लिए मुझे उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसा कि मुझे पहले भी बताया गया था कि इस रास्ते पर इस तरह की घटनाओं का होना एक आम बात है, तो कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ गया था कि इस रास्ते पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी हालत में ड्राइविंग करने के लिए सक्षम हूँ और मैं किसी भी हद तक जा सकता था। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी की आंखों में आंख मिलाते हुए कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बिंदास होकर बैठ जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, वो मेरा पहला दिन था, इसलिए मुझे इस चीज़ के बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि आखिर मुझे क्या करना है। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू किया और मैं गाड़ी को लेकर अब तुरंत उस रास्ते के ऊपर चढ़ गया। मैं लगातार 7 दिन तक इसी रास्ते पर काम करने वाला था, लेकिन अब जब मैं इस रास्ते पर चढ़ा तो मैंने देखा कि मुझे रास्ते के ऊपर से एक परछाई भी गुजरते हुए नजर आने लगी। ऐसा नहीं था कि वो परछाई मुझे अंधेरे में नजर आई थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के हेडलाइट जैसे उस रास्ते के ऊपर जाने लगी तो उसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट के साथ साथ वहाँ किसी की परछाई भी चल रही है। एक बार के लिए तो मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो परछाई लगातार मेरे साथ साथ चलती जा रही थी और इस बार तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे और मेरी जान हलक में आ गई थी। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और अब मुझे अपने शरीर के अंदर कंपन सा महसूस होने लगा था, लेकिन अभी भी मैं अपने हाथ की मुट्ठी को बांध कर बैठा हुआ था और ये उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था कि अब जो होगा वो सब कुछ सही होगा। इसलिए मैंने एक बार भी उस आदमी की तरफ पलट कर नहीं देखा जो कि मेरे पीछे की तरफ बैठा हुआ था। वो आदमी अभी भी खामोश था और मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ देर के अंदर ही मेरे होश उड़ गए और मेरी हालत भी खराब होने लगी। कहीं ना कहीं उस आदमी को भी इस चीज़ का एहसास तो हो गया था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो सकती। उसके बाद मेरी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के अंदर कुछ हो रहा है और तभी उस पीछे की तरफ बैठे हुए आदमी ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस आदमी की इस आवाज़ को सुनते ही मैंने पीछे पलट कर देखा और फिर उसके बाद उस आदमी ने मेरी आंख में आंख मिलाते हुए कहा, तुम इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानते और अगर अब तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो चुपचाप से गाड़ी को आगे की तरफ चलाते रहो और तुम्हें जो इशारे मिलेंगे तुम्हें वही करना होगा। अगर तुमने कुछ अलग करने की कोशिश की तो हम दोनों इसी गाड़ी के अंदर जलकर भस्म हो जाएंगे। उस आदमी की बात से मेरे अंदर और भी ज़्यादा डर बैठ गया था। अब तो मैं बहुत ही बुरी तरह से डरने लगा था। उसके बाद मैंने ठान लिया था
कि जिस तरह से ये आदमी मुझे बताएगा उसी तरह से मैं गाड़ी को ड्राइव करता रहूँगा। और फिर कुछ देर तक तो मैं गाड़ी को चलाता रहा, लेकिन उसके बाद उस आदमी की जगह मुझे बोनेट के सामने की तरफ देखकर लाल रंग का चिन्ह नजर आने लगा। और फिर उस आदमी ने मुझे पीछे की तरफ से आवाज़ देते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर जो निशान नज़र आ रहा है ना, उसी की तरफ गाड़ी को मोड़ लेना और गाड़ी को कहीं पर भी रोकना मत। इस बार मुझे भी ऐसा ही करना था, क्योंकि अगर मैंने इससे हटकर कुछ करने की कोशिश की तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, और गाड़ी की विंडो को बंद कर दो। इससे पहले कि मैं गाड़ी की विंडो को बंद कर पाता कि एक सफ़ेद रंग का हाथ गाड़ी के अंदर घुसने लगा और उसने मेरी गर्दन धर दबोची, जिस वजह से गाड़ी भी डिसकंट्रोल होने लगी। और फिर उसके बाद मैं उस गाड़ी को उन इशारों पर नहीं चला पाया जो मुझे बोनेट के ऊपर नज़र आ रहे थे, और मैंने गाड़ी का ब्रेक दबा दिया, लेकिन अब ब्रेक फेल हो चुका था। काफ़ी बार ब्रेक लगातार लगने के बाद भी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे और उस आदमी को डर था। दरअसल हमने देखा कि अब हमारी गाड़ी सामने की खदान की तरफ बढ़ने लगी थी। वहाँ पर एक खदान बनी हुई थी जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उस आदमी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आगे सबसे लास्ट वाले कोने की तरफ एक खदान बनी हुई है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और हमें उस एक्सीडेंट का शिकार नहीं होना, मगर अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि गाड़ी का दरवाज़ा एकदम से खुल गया था। उस आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झटके से वो नीचे कूद गया। मैं भी गाड़ी के अंदर से तुरंत ही नीचे कूद गया और हम दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह से सड़क से नीचे घास में जा गिरे। घास में गिरने की वजह से हमें कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन अब इतना तो हम जान ही चुके थे कि ये काली शक्तियाँ इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर उसके बाद मैं और वो आदमी हम दोनों सड़क पर जाने लगे, लेकिन इसी बीच पता नहीं कहाँ से लेकिन ज़मीन के अंदर से कुछ हाथ उखड़ने लगे और फिर उसके बाद हम दोनों डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गए। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। लगभग 13 दिन के बाद मुझे होश आया था, तो उस वक्त मुझे ये पता चला कि मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था। मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया था, क्योंकि वहाँ के आदमी हादसे वाले आदमियों को एक साधु बाबा के पास लेकर जाते थे और उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया और जिस वजह से हमारी जान बच गई। खैर दोस्तों, उसके बाद मैं उस बंगाल की खाड़ी के इलाके में आज तक कभी नहीं गया हूँ और वो घटना मुझे आज भी जब भी याद आ जाती है तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है और डर की वजह से मेरा पूरा शरीर सहम उठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।